नमस्कार फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की स्टडी बहुत ही जोर शोर से और शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण में बिहार की भूमिका के बारे में और किस प्रकार से बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से या फिर महिलाओं को आरक्षण दे करके उसमें बहुत बड़ी भूमिका पूरे देश स्तर पे योगदान दिया है और बिहार पहला मात्र राज्य बना है जो 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जो कि महिला सशक्तिकरण में एक तरह से मील का पत्थर भी साबित हुआ है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान निर्माण में बिहार की भूमिका किस प्रकार से रही है और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण में बिहार ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भारत के संविधान निर्माण में बिहार के लोगों द्वारा दिए गए योगदान का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब संविधान सभा द्वारा हमारे आधुनिक लोकतंत्र का एक नया अध्याय रचा जा रहा था, उस टाइम भी बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने सभी प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, पुनर्जागरण में भूमिका निभाई, महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभाई, उसी प्रकार से बिहार के लोगों ने, बिहार वासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संविधान के निर्माण में भी। बिहार दुनिया के पहले लोकतंत्र की भूमि भी रही। हम सभी लोग को पता है कि वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर लोकतंत्र की कहीं जननी हुई है तो वो हमारे वैशाली में, जो कि हमारा गौरव है, बिहार का गौरव है, वहां पे हुई थी। भगवान बुद्ध ने दुनिया के शुरुआती गणराज्यों को ज्ञान और करुणा की भी शिक्षा दी थी और पूरे वर्ल्ड में जब उस टाइम बहुत सारे युद्ध चल रहे थे और अपने अपने साम्राज्य ग्रहण करने की होड़ मची थी, उस टाइम बुद्ध ने बिहार से, जो कि पूरे दुनिया को ज्ञान और करुणा का पाठ पढ़ाया था कि किस प्रकार से इंसान जानवरों के प्रति भी अपना प्रेम रखना चाहिए। और अशोक, सम्राट अशोक ने भी बहुत सारे शिलालेखों में उल्लेख किया है कि किस प्रकार से जानवर का बलि जो है उसको नहीं करना चाहिए और जानवरों के प्रति ही उतनी ही करुणा रखनी चाहिए। वहीं चाणक्य जैसे नीति निर्माताओं ने भी सुशासन और नागरिक कल्याण के लिए भी प्रेरित किए थे, जो कि हमारे इतिहास से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट से जुड़े हुए थे। तो उस टाइम में ही, प्राचीन इतिहास में ही बिहार का नीति निर्माता और सुशासन में जिस प्रकार से अभी संविधान निर्माण में बिहार ने योगदान दिया, तो उसका कुछ हम लोग हिस्टोरिकल एंगल भी देंगे। तो उसमें बताएंगे कि चाणक्य ने किस प्रकार से नीति निर्माता और सुशासन में अपना योगदान दिए थे। साथ ही बिहार विधानमंडल ने हमारे देश में विकसित स्वस्थ संसदीय परंपरा का एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इसके अलावा बिहार विधानमंडल जो है वो पूरे देश में एक किस प्रकार से अच्छा और संसदीय परंपरा होना चाहिए उसका भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा संविधान निर्माण में कई करिश्माई व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे कि डॉक्टर, ये जो प्रमुख पर्सनालिटी जो है ना, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड का कार्य करेंगे और यही मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। इन्हीं आधार पे जितने कीवर्ड्स, क्योंकि कहानी तो सभी बना लेते हैं और कहानियां तो सभी बना के लिख लेंगे, परंतु उसमें कितने फैक्ट हम डाल रहे हैं, कितने कीवर्ड्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस 1 और 2 के लिए। परंतु ऐसे में ऐसा नहीं है। ऐसे जो होती है उसमें सिर्फ मतलब कि स्टोरी लिखनी होती है, उसमें फैक्ट का कोई उतना भूमिका रोल नहीं रहता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि महत्वपूर्ण भूमिका में जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और बाबू जगजीवन राम, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद इत्यादि जो प्रमुख विभूतियां हैं भारत की, बिहार की, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद इत्यादि। इस संदर्भ में संविधान निर्माण में बिहार की भूमिका को क्रमवार बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जो कि निम्नवत है, जिनमें सबसे पहला बिंदु है कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे, स्टार्टिंग में जो 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को ही अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके अलावा फिर दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
11 दिसंबर को 9 दिसंबर को यह बने थे। तो 2 दिनों के बाद मतलब जो अंतरिम होता है ना, उसके अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, फिर फाइनली जाकर के जो बना उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से संबंध रखते थे, जिन्होंने ही सत्याग्रह में महात्मा गांधी को सपोर्ट किए थे, जिसने भारत का संविधान तैयार करने में अहम योगदान दिया, क्योंकि ये फाइनली उस सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो चूंकि अध्यक्ष का पद होती है वो एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका और रोल में होती है, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा उन्होंने खाद्य और कृषि पर संविधान सभा की समिति की भी अध्यक्षता की थी। खाद्य और कृषि जो कि उस टाइम में तत्कालीन समय में पूरे देश की रीढ़ हुआ करते थे। कृषि पे ही सारी पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंड करती थी उस टाइम, क्योंकि उतने उद्योग विकसित नहीं थे ना, तो मतलब कृषि ही एक जीविकोपार्जन का सहारा था लोगों को। तो महत्वपूर्ण जो कि पद होते थे उस टाइम खाद्य और कृषि, तो अभी भी हैं। खैर, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, और बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, क्योंकि पहले राष्ट्रपति जिसपे कि बहुत ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, लोकतंत्र को बचाने की भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि तुरंत ही हमारा देश आजाद हुआ था और भी बहुत सारी चीजें थी। यद्यपि उन्होंने संविधान निर्माण की बहसों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बिहार के आदिवासी मुद्दों पर महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किए थे, और आदिवासियों के लिए भी इन्होंने उनके जो मुद्दे थे उसको भी इन्होंने संविधान सभा में उठाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1946 में बाबू जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में सबसे युवा मंत्री बने थे बाबू जगजीवन राम। श्रम मंत्री के रूप में भारत के पहले कैबिनेट मंत्री और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो जगजीवन राम संविधान सभा के सदस्य रहने के साथ साथ इन्होंने पहली कैबिनेट मंत्री भी बने थे, जो कि श्रम विभाग से जुड़ा हुआ था, जहां उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में सामाजिक न्याय को शामिल किया जाए, और इस प्रकार उन्होंने सामाजिक न्याय की बात किए, लोगों में समानता की बात करते थे कि हर एक व्यक्ति को समान न्याय मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र का वह स्वरूप जो सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सद्भाव की नींव पर बना था, प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना करके आज भी फल फूल रहा है, क्योंकि हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है, जो मेन उसके पिलर्स हैं जिसको कि प्रस्तावना में मेंशन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता और सद्भाव। ठीक है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया, और इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य के कर्तव्य को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया। और स्वास्थ्य के अलावा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारे लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इंगित किया गया, जिसकी वजह से भारत देश में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के गरीब परिवार बहुत लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस कर्तव्य में शराब और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना भी शामिल है। इस संविधान को कानून का दर्जा देकर के अनुच्छेद 47 को गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित किया गया। अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है कि शराब और स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनके सेवन पे रोक लगाना है, और गांधी जी का सिद्धांत था, उनका उद्देश्य था कि हमारा समाज शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो। तो उनके सिद्धांत को भी कहीं न कहीं संविधान में जगह दिया गया, और समाज को नशाखोर मुक्त बनाने का उल्लेख किया गया कि यह राज्य का कर्तव्य होगा। 1921 में तत्कालीन राज्यपाल थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने 1921 में विधानसभा को अपने संबोधन में कहा था कि मादक पदार्थों या शराब के उत्पादन और बिक्री पे रोक लगाने के लिए एक निश्चित नीति होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी की क्या होती है ना, तत्कालीन सरकारें कहीं न कहीं अगर इस पे रोक लगानी है, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगानी है, तो जितने भी उत्पादक संस्थान हैं, जितने भी से संबंधित फैक्ट्रियां हैं, उसको बंद कर देनी है। ठीक है, और उस पर बहुत ही अच्छी एक नीति बनाने है, और जो भी शराब बेच रहे हैं उनके सभी पे नकेल कसने की आवश्यकता है।
और चूंकि कानून तो बने हुए हैं लेकिन पूर्णतया वह कारगर नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति, सरकार की इच्छा शक्ति कहीं न कहीं, या प्रशासन की इच्छा शक्ति, या गवर्नमेंट की, प्रशासन तो नहीं कह सकते, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिलती है। वो नाम मात्र की शराबबंदी बन के रह गए हैं। संविधान सभा में हम अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले बिहार के अन्य व्यक्तित्व भी थे, जिनमें थे शामिल थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री श्याम नंदन सहाय, श्री सत्यनारायण सिन्हा, जयपाल सिंह, राम नारायण सिंह और ब्रजेश्वर प्रसाद। इन सभी लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। इस प्रकार कंक्लूजन अब निकलेगा। देखिए मतलब एक पैटर्न तो समझ में आया होगा, इतने सारे हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो भूमिका लिखना है, और शॉर्ट वाला में और लॉन्ग वाला दोनों, सब में यही कंसेप्ट होती है। भूमिका लिखिए, लास्ट में निष्कर्ष लिखिए, ठीक है, और बीच में उसके पॉइंट ऐड कर देना है। तब भूमिका में मैं जैसे कि बता चुकी हूँ पहले भी क्या लिखना है, तो जो क्वेश्चन है उसके बारे में लिखना है कि यह क्या है, और उसका अगर जरूरत है तो उसका प्राचीन इतिहास से लेकर के अभी किस प्रकार से वह क्रमवार विकसित हुआ, अभी आधुनिक समय तक कहीं ना कहीं एक छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देना है, वही हो जाती है भूमिका, ठीक है। यहाँ भी इसमें भी वही किया गया है। देखिए क्वेश्चन था कि संविधान निर्माण में बिहार की भूमिका, तब है संविधान निर्माण में किस प्रकार भूमिका का मतलब इतिहास रहा है, तो यहाँ पे इतिहास से शुरू हुआ कि और वर्तमान तक गया, ठीक है। तरह अभी तो रामनाथ कोविंद जी ने लिखा है तो उसका यहाँ पे एक प्रमाण दे दिया गया। इसके अलावा चाणक्य जी थे, कहाँ थे चाणक्य, हाँ यहाँ पे चाणक्य नीति का सुशासन नागरिक, तो इतिहास भी रहा है। इसके अलावा बिहार दुनिया का पहला लोकतंत्र रहा है, ठीक है। तो इन सभी को मतलब कि एक क्रमवार जोड़ देना है और लास्ट ले जाकर के आधुनिक पर खत्म करना है। जैसे यहाँ पे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन, जो कि संविधान सभा में अभी जो हमारा देश आजाद हुआ है उस प्रकार से किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया। कुल मिला के भूमिका क्या होना चाहिए कि जो भी यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा उसका एक शॉर्ट नोट सुना, शॉर्ट मतलब कि वो होना चाहिए एक तरह से जैसे मूवी होती है ना, मूवी का जो आता है टीजर, वही टीजर होना चाहिए, ठीक है। तो मूवी रिलीज होने से पहले आता है उसका ना टीजर, तो भूमिका वही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में वही सेम चीजें रिपीट हो, बाद में रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए वही है और उसके बाद फिर क्रमवार उसका किस प्रकार से एक्चुअल जो क्वेश्चन है कि बिहार का किस प्रकार से भूमिका रहा है संविधान सभा में, उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है और लास्टली जाकर के यहाँ पे कंक्लूजन कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि इस प्रकार बिहार महान विभूतियों की भूमि रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, डीपीएसपी और लोकतंत्र में कुछ निर्देशों के संदर्भ में संविधान बनने में योगदान दिया है। आज हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जो कहीं न कहीं बिहार के लिच्छवी गणराज्य की अनमोल देन है। बिहार में लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, समतावादी समाज की विरासत है, जो सभी हमारे देश के मौलिक कानून के मूल्यवान तत्व हैं। तो मतलब सही बात है, हमारे प्रस्तावना में भी है, प्रस्तावना जो कि हमारे पूरे संविधान की एक रूपरेखा देती है, एक उसका लय बताती है, फ्लो बताती है कि हमारा संविधान किस दिशा में एक्चुअली किस प्रकार का हमारा संविधान बना हुआ है। एक तरह से एल्गोरिदम डिसाइड करता है, जो प्रस्तावना होती है पूरी संविधान का एल्गोरिदम। जैसे कोई प्रोग्राम लिखता है ना या कुछ भी, तो उसका सबसे पहले एक मतलब ग्राफ बनाना होता है, या एल्गोरिदम उसको कहते हैं, एल्गोरिदम बनाना होते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रस्तावना एक तरह से एल्गोरिदम है। तो प्रस्तावना में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वही कीवर्ड है कि लोकतंत्र का किस प्रकार स्वरूप होना चाहिए, संसदीय, सामाजिक न्याय होना चाहिए, समतावादी समाज होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो यही सब तो है हमारे कानून के मूल्यवान तत्व। इसलिए बिहार ऐसी महान विरासतों को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने और लोकतंत्र के साथ संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। तो और देखिए यहाँ पे आगे की राह भी मतलब एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच देना है कि देखिए यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं। तो बिहार की ऑलरेडी इतनी महान विरासत रही है, इतनी अच्छे मतलब कि यहाँ पे विभूतियाँ हुए हैं जिन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। तो इसके अलावा हमें इसी प्रकार से जिस प्रकार से भी आया है इससे भी और बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी बिहार फिर भी बहुत पिछड़ा हुआ है, हमें नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी है।
तो विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने और लोकतंत्र के साथ संवैधानिकता को बनाने के रखने के लिए और भी आगे प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन खत्म समाप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि इस वीडियो में हम लोग दोनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यह क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में किए जा रहे प्रयास की चर्चा करना है। तो किस प्रकार से बिहार गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी आगे भी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका भूमिका लिखाएगा, भूमिका के बाद बीच वाला डिटेल और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो देखिए भूमिका क्या है, भूमिका में है कि समाज में महिलाओं को अगर सशक्त बनाना अनिवार्य है। ऑफ कोर्स अनिवार्य है, अगर महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तो हमारे समाज उतनी डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोचिए कि 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है। ठीक है, मतलब 50 या थोड़ा बहुत ही कम है, लेकिन अप्रोक्स मान लीजिए तो 50% जब मतलब कि कुछ काम ही नहीं करेगा वो पॉपुलेशन, मतलब कि बिना आर्थिक कार्य, ऐसा नहीं है कि महिलाएं कार्य नहीं करती हैं, लेकिन मतलब कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है, तो एक तरह से हमारे समाज जो है बहुत ज्यादा सशक्त नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बिहार में या फिर पूरे समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने अनिवार्य है, और इसके लिए महिलाओं को और वंचितों की, आर्थिक सामाजिक वंचितों अर्थात और भी हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्य धारा से वंचित हैं, वो अभी भी शोषित हैं, अभी भी बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। तो उन सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक मतलब वही है कि देखिए सशक्तिकरण क्या होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सशक्तिकरण वह होती है जिसमें कि कोई भी वंचित लोग जिनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अभी बाकी समाज के लोगों से लो है, उनको ऊपर उठाने की एक तरह से प्रक्रिया है, उसी को सशक्तिकरण कहेंगे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यह एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें महिलाएं उत्पीड़न, शोषण की आशंका, प्रसार और सभी तरह के व्यवहार के डर के बिना सांस ले सकती हैं। अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण होने से महिलाएं निर्भीक हो करके, अभी क्या है हमारे समाज में अभी भी है कि रात्रि में महिलाएं अकेले नहीं घूम सकती, जबकि पुरुष घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु महिलाएं उतनी सेफ अभी भी सुरक्षित नहीं है कि वो रात्रि में अकेले ट्रेवल कर सकें या फिर वो कहीं भी यात्रा कर सकें। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने की और ज्यादा आवश्यकता है, और पूरे महिलाएं ही नहीं, सिर्फ पूरे समाज को सशक्त करने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है। जो भारत जैसे पारंपरिक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए एक प्रतीकात्मक है। सही बात है, भारत देश जो हमेशा से सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसमें महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए ऐसे कदम, आवश्यक कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और देखिए कोई भी कार्य होता है ना किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी कानून बन जाए, लेकिन वैसे भी अम्बेडकर जी ने कहा था कि कितना भी अच्छा कानून आप बना लीजिए, लेकिन अगर मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रहेगी ना, या फिर राजनेता योग्य नहीं रहेंगे, तो फिर वो किसी काम के नहीं, उसका मिसयूज ही होगा। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अग्रणी कदम उठा करके बिहार अन्य राज्यों के लिए एक ट्रेड सेंटर बनने की ओर भी अग्रसर है, क्योंकि बिहार ने ही आरक्षण का पहले महिलाओं को इतनी सारी भर्तियां करने लगा, तो धीरे धीरे पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ट्रेड सेंटर भी बना है बिहार। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं, मतलब कि एक होता है ना पॉइंट वाइज करना है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप भूमिका समझ आया होगा। ठीक है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, तो इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास से संबंधित सामाजिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। तो देखिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का, नारी शक्ति नाम से क्या पता चला, नारी को शक्ति मतलब शक्तिशाली बनाना है। तो नारी शक्ति में क्या है कि महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक कल्चरल, क्योंकि सांस्कृतिक स्तर पर महिलाओं को दबाया जाता है। ठीक है, भले ही उसका सांस्कृतिक नाम दे दिए जाते हैं कि हमारे संस्कृति में थी
कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रहना है, महिलाओं को घूंघट में रहना है, हमारी संस्कृति है कि आपको चार दीवारी से बाहर नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है और इसको हटा करके महिलाओं को मजबूत और मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नारी शक्ति के तहत भी आर्थिक महिलाओं को चूंकि इकोनॉमिकल कोई हक नहीं होता है उनका, कोई जैसे मान लीजिए कि उनके ना तो पेरेंटल उनके हाउस हैं और ना ही मतलब जहाँ पे उनकी शादी होती है वहाँ पे उनका अपना खुद का घर होता है। तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई और महिलाओं को हक दिया कि आप अपने पेरेंटल हाउस भी ले सकती हैं और मैरिटल हाउस भी आपका हक होता है, आपका अधिकार है। ठीक है, तो एक तरह से इकोनॉमिकल भी सशक्तिकरण आया। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार दिए जाने लगे। सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को लोक कल्याण कार्य की बात की गई। जैसे कि अभी मान लीजिए कि चला है क्या दीदी योजना, दीदी चला है जो गांव-गांव में चलती है ना योजनाएं, जिसमें 50,000 महिलाओं को मिलते हैं अपना खुद का कोई भी रोजगार करने के लिए और कुछ समूह बना करके महिलाएं ग्रुप में पैसे इकट्ठा करती हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं एक तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट जो योजना चली थी वो थी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी और इस योजना को व्यापक कवरेज प्राप्त हुआ जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा। इस योजना का उद्देश्य है बालिका के जन्म से लेकर उसके स्नातक होने तक वित्तीय सहायता देना। मैट्रिक पास करने पे 10,000, इंटरमीडिएट पे 25,000 और फिर ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और सच में वाकई ये बहुत कारगर योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, क्योंकि पहले कुछ समय पहले महिलाएं मात्र 8, 9, 10 साल पहले 10 जाते जाते इसके बाद इनकी एजुकेशन जो होते थे वो बंद करा दी जाती थी घर वालों के द्वारा। और उनके जो अगर घर में कोई बेटा है तो उसको लोग एजुकेशन देते थे, उच्च हायर जो एजुकेशन होती है, लेकिन महिलाओं को नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं इस पैसा मिलने की वजह से उनके जो भी खर्चे होने लगे और कुछ लोग तो खर्चे मतलब कि बच भी तो जाते हैं ना, 50,000 रुपये बहुत होते हैं। तो इस वजह से भी लगे लड़कियों को बिहार में कन्याओं को ग्रेजुएशन, हर कन्या को ग्रेजुएशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी कम से कम ग्रेजुएशन तक तो सभी महिलाओं का एजुकेशन दी जाने लगे, भले ही इस प्रोत्साहन राशि की वजह से ही क्यों ना हो। ठीक है, वही महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण। तो महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में भी आरक्षण दी गई। जैसे कि बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी लागू किया। क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बीपीएससी के पूछ चुका है। लेकिन अभी भी क्या है, अगर देखिए हमारे जो हम लोग ऐसे या फिर कहीं लिखना होगा तो उसमें अभी भी क्या स्थानीय स्वशासन में तो 50% आरक्षण 2006 से ही मिल चुका है, परंतु क्या महिलाएं अभी भी राजनीति में उतनी सक्रिय हैं? नहीं, अभी भी मुखिया पति सुनने को मिलते हैं, सरपंच पति सुनने को मिलते हैं। महिला मुखिया है, महिला सरपंच है, महिला बेटी से है, परंतु उनके जो पति होते हैं वही सारे कार्य करते हैं। अभी भी महिलाएं मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाई हैं इतने सक्रिय योजनाएं चलाने के बावजूद भी। ठीक है, बस वो अभी भी वो नाम मात्र की ही बन के रह गई हैं, जो कि इसको भी आगे लाने के लिए पहल करने की जरूरत है। क्योंकि जहां भी सरकारी कार्य होते हैं, मान लीजिए कि जैसे डीएम के पास सरकारी कार्य है, वहां पे अगर महिला कोई है, कोई पोस्ट पे वार्ड है, मुखिया है या जो भी है, तो वो न जाकर उसके पति जा रहे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वहां पे ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं कि नहीं सिर्फ वो जो महिला बनी हुई है वहीं आए और वहीं अपना कार्य करे, तो धीरे धीरे इसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में हम लोग को जरूरत हो कि आगे की राह क्या हो सकते हैं, तो ये चीजें मेंशन कर देना है कि किस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद भी उनको समाज में अभी भी उतने मौका नहीं मिल पा रहे हैं और उसको प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ करने से मिल सकता है। इसके अलावा है जेंडर बजटिंग। तो बिहार 2008-09 वित्तीय वर्ष में जेंडर बजटिंग प्रथाओं को भी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में प्रकाशित नवीनतम जेंडर बजट सारांश से पता चलता है कि 2015-16 में गिरावट के बाद बजट में महिलाओं के लिए कुल निधि आवंटन में हर साल वृद्धि हुई है। तो कहीं न कहीं जेंडर बजटिंग प्रथाओं को भी पूरे भारत में लागू करने वाला बिहार पहला देश बना है और इससे चूंकि किस जेंडर पे कितने खर्च हो रहे हैं इससे पता लगेगा और महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट योजना है उद्यमिता योजना। तो सरकार महिला उद्यमिता प्रोत्साहन, क्योंकि महिलाओं को उद्यमी बनाने की भी आवश्यकता है, महिलाओं को घर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, उनके लिए कहीं न कहीं व्यवसाय के अवसर देने की जरूरत है। तो इसके लिए भी महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपए तक उनको सहायता राशि मिलेगी ताकि महिलाएं उद्यमी बन सके, महिलाएं अपना खुद का छोटा मोटा उद्योग या कुटीर उद्योग लागू कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। जो 7 निश्चय 1 था उसमें एक पॉइंट था आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। मतलब जो आरक्षण है ना, आरक्षित रोजगार है वो महिलाओं का अधिकार, उनका हक है। सशक्त महिला सक्षम महिला जो 7 निश्चय 2 में चला है, 1 में चला है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, 2 में चला है 7 निश्चय के सशक्त महिला सक्षम महिला। साइकिल योजना, साइकिल योजना तो बहुत ही ज्यादा कारगर है बिहार में। दूर दराज स्कूल होते हैं, लड़कियों को जाने के लिए, महिलाओं को जाने के लिए साइकिल से एक तरह से क्रांति आई है, क्योंकि साइकिल की वजह से हर बच्चा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मतलब हर व्यक्ति बिहार में इतना नहीं है सक्षम कि वो एक साइकिल भी परचेज कर सके अपने बच्चों के लिए। अगर उनके 3 बच्चे हैं तो 3 तो नहीं ही परचेज कर पाएगा, ठीक है। 2 बच्चे हैं तो 2 या 4 बच्चे हैं तो उनके लिए 4 साइकिल लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं बिहार के मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ। तो इस योजना ने कहीं ना कहीं हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा सफलता हासिल की और साइकिल के माध्यम से हर बच्चा स्कूल तक आसानी से अप डाउन कर सकता है। इसके अलावा पोशाक योजना, जीविका परियोजना जो कि महिलाओं को चला है, और आशा कार्यकर्ता योजना भी जो कि एक तरह से तो पूरा केंद्रीय स्तर का है, परंतु आशा योजना कार्यकर्ता की वजह से पूरे ग्रामीण का जो स्वास्थ्य है उसमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिली है। क्योंकि पहले क्या होती थी कि जच्चा बच्चा महिलाएं ग्राम स्तर पे ही घर में ही बच्चे की जन्म देती थी, डिलीवरी होती थी, परंतु अभी आशा कार्यक्रम की वजह से कहीं न कहीं हर महिला को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है और स्वस्थ और स्वच्छ जननी कार्यक्रम चल रही है, और इससे जो डेड होने की क्षमता है महिला और शिशु को, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ तक कि अभी तो गवर्नमेंट कुपोषण योजना भी चला रही है, तो जो भी ग्रामीण स्तर पे बच्चे कुपोषित हैं उसके लिए भी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से उस बच्चे का भरण पोषण या फिर उसको उचित पौष्टिक भोजन मिले उसका भी ख्याल हमारी सरकार रख रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में हर लड़कियों को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अगर चयनित हो रही हैं तो उनको 50,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी करने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत होती है। और उसके लिए अभी तो मान लीजिए कि डिजिटल क्रांति हो गया, इसके बावजूद भी, डिजिटल होने के बावजूद भी इतने रिचार्ज महंगे हैं, फोन है, तो सभी लोगों के पास सेलफोन नहीं होते हैं। उसके लिए भी घर में कोई एक फोन होता है और सभी यूज करते हैं उसको, तो उसके लिए 50,000 रुपये दे करके इस फील्ड में भी सरकार ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर वहीं 1 लाख रुपए के अनुदान दिया जाता है और लिखित परीक्षा का बेहतर तैयारी कर सकें, और जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम। इससे हर गरीब बच्चा, हर बीपीएल फैमिली का बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है और वो सपने देख सकता है, ठीक है। लास्ट है अब इसका जो कंक्लूजन है उसको आपका मतलब होता है, उसको क्रम वाइज हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या बिहार सरकार ने महिलाओं को उत्थान के लिए योजनाएं चलाई हैं। यहाँ पे 35% आरक्षण वाला मेंशन नहीं किया गया, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मतलब कि उपलब्धि है बिहार सरकार की महिलाओं को रोजगार में आरक्षण दे करके। राज्य में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 33% मेडिकल इंजीनियरिंग वाला है, ठीक है, उत्तर रोजगार वाला था। तो यहाँ पे कंक्लूजन है कि राज्य में हर लड़कियों को बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक हो गया,
शिक्षित हुए बिना महिलाएं न तो अपने अधिकार जान सकती हैं और न ही कर्तव्य, इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने तथा इन श्रेणियों के वंचित बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए 2013 में महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना शुरू की थी। तो 2013 में चूंकि महिलाएं क्या होती है ना कि प्रारंभिक शिक्षा वंचित जो महिला रहती है, गांव में होते हैं, भी बहुत सारे होते हैं जो महादलित के बच्चे होते हैं, वो बहुत ही छोटे स्तर पर ही स्कूल ना जा करके वो इधर उधर कुछ छोटे मोटे कार्य करने लगते हैं। तो उनको भी एजुकेशन देना है, उनको भी शिक्षित करना है। और तो इसके लिए अक्षरांचल योजना चलाई गई थी कि मतलब उसी कैटेगरी के लोग या उसी टोले मोहल्ले के लोग, एक लोग को नियुक्त किया जाता था और वह लोग उसको घर में ही शिक्षा देते थे। 2013 में महादलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना चलाई गई थी, जो कि बहुत ही मतलब कि ये सराहनीय कदम था। भले ही इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन नहीं हो सका, योजनाएं बस योजनाएं तक ही सीमित रह गई, वो अलग मैटर है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट ने वर्ग अक्षरांचल योजना शुरू की थी, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी शिक्षा मिल सके। बिहार सरकार ने राज्य में सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी प्रवेश के लिए महिलाओं के लिए 33.33% आरक्षण के साथ साथ प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय में भी महिला सशक्तिकरण में सहायक योगदान देने का फैसला लिया है। तो महिलाओं को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी 33.33% का आरक्षण मिलेगी, क्योंकि अभी भी महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं, सोचिए कि महिलाएं की पॉपुलेशन 50% है और 33.33% आरक्षण देने का क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि अगर 100 बच्चे का एडमिशन है, उसमें से 33 महिला भी नहीं एडमिशन ली हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट का लक्ष्य है 33 महिलाओं का एडमिशन हो। अगर 100 पुरुष मतलब 100 टोटल बच्चे स्टूडेंट हैं, उनमें से 33 महिलाएं होनी चाहिए। वहीं भी सरकारी नौकरियों का भी हाल है, अभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में 20%, 24%, 25% ही महिलाएं हैं। इसीलिए इनको बढ़ा करके होना तो चाहिए, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 50%, क्योंकि महिला का पॉपुलेशन 50 है, लेकिन अगर 30, 35, 34% भी नहीं है। इसलिए बिहार सरकार को इतने कानून लाने की आवश्यकता पड़ रही है। अब 33 का मतलब यही है कि 33 महिलाएं भी नहीं पूर रही हैं 100 बच्चों में, इसलिए इनको इतना लाना जरूरी है। ठीक है, वहीं बिहार में महिलाओं की आबादी 50% है और महिला सशक्तिकरण का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहित विभिन्न आयामों में फैला हुआ है। कुल मिलाकर के लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना राज्य के समग्र विकास और प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। ठीक है, तो इसी के साथ 2 क्वेश्चन हो गया खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, एक स्वतंत्र प्रांत वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि बिहार के गठन के पीछे क्या मौजूद कारण थे, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।